चलिए भाई, चिंटू पिंटू श्याम रामू श्यामू सारे आ जाओ भाई, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास को की हम शुरुआत करने वाले हैं। कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए खेद है, मगर आज हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ अब 2 दिन और बाकी रह गए हैं। 13 तारीख को एनडीए फर्स्ट 2025 कंडक्ट होना है और आज है 10 तारीख। महज 2 दिन के अंदर हम उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आप झेल नहीं पाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हाँ, पहला जो हमारा है हेडिंग, दैट्स एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। अगर हम बात करें एक्सरसाइज, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो डिफेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट हुई है। तो अगर हम बात करें, ये एक्सरसाइज आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट हुई है। किसके बीच में हुई है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट हुई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें ये एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज जो आपकी कंडक्ट हुई है वो आपकी कंडक्ट हुई है देवलाली महाराष्ट्र में। कहां पे? देवलाली महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट हुई है। इस एक्सरसाइज का मेनली जो मकसद है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कॉपरेशन बनाना, मिलिट्री कॉपरेशन बनाना। और खास तौर से अगर हम बात करें मिलिट्री कॉपरेशन में आर्टिलरी यूनिट्स के बीच में कॉपरेशन रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें आर्टिलरी, क्योंकि देवलाली में हमारा इंडियन आर्मी का आर्टिलरी कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? इंडियन आर्मी का आर्टिलरी कॉलेज देवलाली महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र के बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि भाई देवलाली महाराष्ट्र की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? वो मुझे बताएंगे कि देवलाली महाराष्ट्र की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है, देवलाली महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट हुई है। एक तरीके की इसमें आर्टिलरी यूनिट्स के बीच में कोलैबोरेशन बनाने की बात की गई थी। ठीक, इसी तरीके से और भी जो मेजर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो एनडीए के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये आपसे पूछ लिया, आर्मी का आर्टिलरी स्कूल कहां पे है? देवलाली महाराष्ट्र, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। किस में आता है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर इसके बाद आपसे पूछ ले आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ है? तो आर्मी वॉर कॉलेज आपका मऊ में है। कहां पे है? आर्मी वॉर कॉलेज आपका मऊ इंदौर में आता है, और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ पे आपका आर्मी का वॉर कॉलेज है। ये मऊ का जो फुल फॉर्म होता है वो खुद अपने आप में बता रहा है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु, फिर कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद तेलंगाना। ठीक है, इसी तरीके से हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जनरल वॉरफेयर स्कूल ये आपका वेरिंग से मिजोरम में है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको डिफेंस के सारे एस्टेब्लिशमेंट्स लिखवाए हैं। ठीक है, तो भाई करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो करंट में आ रहा है सिर्फ वो, उससे जुड़ा हुआ जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का खासा ख्याल रखिएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे हम अपनी आते हैं। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? दूसरी हेडिंग है हमारी, दैट्स कॉल्ड, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी, ये एक नाम है। ये नाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज he has been appointed as the new chief of BrahMos Aerospace। BrahMos Aerospace के नए चीफ के तौर पे इनको
अपॉइंट किया गया। अब ये ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है? अगर हम बात करें, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक ज्वाइंट वेंचर है, एक ज्वाइंट वेंचर है किसके किसके बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया और रशिया की जो दो फेमस नदियां हैं, इंडिया की नदी है दैट्स कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, और रशिया की जो फेमस रिवर है दैट्स कॉल्ड मॉस्कोवा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र में से ब्रह्मा निकाल लिया, ब्रह्म हो गया, और मॉस्कोवा में से मॉस निकाल लिया, मॉस हो गया, तो ब्रह्मोस बन गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस अगर हम बात करें, इसके थ्रू इंडिया में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्लास की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है वो रशिया कर रहा है। अब हमारा जो इनिशियल तौर पे अगर हम देखें तो इनिशियल तौर पे ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज थी वो सिर्फ 290 किलोमीटर का था। इससे ज्यादा हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि रशिया हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं था 290 किलोमीटर से ऊपर, बिकॉज रशिया की भी एक मजबूरी थी, और ये मजबूरी थी कि रशिया एमटीसीआर का मेंबर था। किसका मेंबर था? एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो 1987 में बना एक ऑर्गेनाइजेशन था। ये 35 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी हम किसी अन्य देश को ट्रांसफर नहीं करेंगे जो एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। तो इंडिया तब तक एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। फाइनली जाके इंडिया 2016 में एमटीसीआर का ऑफिशियल मेंबर बन गया। तो मेंबर नेशन आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब जो हम ब्रह्मोस की रेंज है उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया है? लगभग 3000 किलोमीटर हमने ब्रह्मोस की रेंज कर दी। और आने वाले समय में हमारा जो मकसद है कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम आईसीबीएम बनाए। क्या बनाए? आईसीबीएम बनाए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दैट मींस कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट तक मार करने वाली मिसाइल। अगर हम बात करें, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, मान लीजिए फ्रांस आपका यूरोप का पार्ट है, यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9000 किलोमीटर का है लगभग। स्वेज कैनाल के बनने के बाद अगर अफ्रीका से घूम के जाओगे तो 14000 15000 किलोमीटर हो जाएगा। तो दैट मींस अगर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार करना है तो कम से कम आपका जो होना चाहिए डिस्टेंस 4000 किलोमीटर। तो हम 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। अभी हमारी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक है, और अगर हम बात करें जो उसकी स्पीड है वो अगर हम देखें तो 3.8 मार्च तक जा रही है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी तक डेवलप हुई है। अभी 5 मार्च तक हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, तब हम इसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से 5 गुना 5 मार्च तक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सोचिए अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया की ऑर्गेनाइजेशन एनपीएस के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने रखा है। अब करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि हमने, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूं। वो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस 101% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये आ गया नया बुकर प्राइज 2024। बुकर प्राइज अगर हम बात करें लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज आप मान सकते हैं। वैसे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया जाता है, वो सबसे बड़ा प्राइज है, मगर बुकर प्राइज एक बहुत विश्वविख्यात प्राइज है जो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम मैन बुकर प्राइज था। 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बुकर प्राइज। बुकर प्राइज कौन देता है? बुकर प्राइज यूके की सरकार देती है। किसके लिए देती है? कोई आपने नोवेल पब्लिश किया है और वो नोवेल इंग्लिश में पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में पब्लिश होने के साथ उस नोवेल का जो पब्लिकेशन है वो यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुआ है, तभी आपको बुकर प्राइज दिया जाएगा।
ठीक है। तो बुकर प्राइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस साल 2024 का जो बुकर प्राइज दिया गया है, 2024 का बुकर प्राइज दिया गया है समंथा हार्वे को। किसको? समंथा हार्वे को, जो खुद इंग्लैंड की हैं। कहां की हैं? इंग्लैंड की हैं। और किस नोवेल के लिए दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी नोवेल का नाम है ऑर्बिटल। क्या नाम है? इनकी नोवेल का नाम है ऑर्बिटल। स्पेस में एक दिन इन्होंने बिताया था और उस एक दिन के पूरे एक्सपीरियंस को इन्होंने इस किताब ऑर्बिटल में लिखा है। तो समंथा हार्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे इंडिया में भी बुकर प्राइज, क्योंकि देखिए आपको लगता है कि यूपीएससी सीधे यहां से सवाल पूछेगा, नहीं, उसके बैकग्राउंड से भी वो सवाल पूछ लेगा। कहां से सवाल पूछ लेगा? उसके बैकग्राउंड से भी सवाल पूछ लेगा। तो 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया में किन किन लोगों को अगर हम बात करें तो अभी तक बुकर प्राइज दिया गया है। पहले जो भारतीय थे, इंडियन ओरिजिन के थे, बाद में इन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली थी। पहले नागरिक थे जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया था, उनका नाम था वीएस नायपॉल। क्या नाम था? वीएस नायपॉल। इनकी किताब इन अ फ्री स्टेट के लिए, किसके लिए? इनकी किताब इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था क्या? बुकर प्राइज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हम सलमान रश्दाई को दिया गया। किसको दिया गया? सलमान रश्दाई को दिया गया 1982 में। इनकी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, किसके लिए? इनकी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए अगर हम बात करें, इनको दिया गया। फिर इसके बाद हम बात करें 1997 में अरुंधति रॉय को, किसको? अरुंधति रॉय को दिया गया। ये भारतीयों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में जाके आपसे पूछ सकता है। अरुंधति रॉय को दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को दिया गया था बुकर प्राइज। अरुंधति रॉय के बाद अगर हम बात करें तो इनका नाम था अनीता देसाई। क्या नाम था? अनीता देसाई। अनीता देसाई को अगर हम बात करें, वर्ष 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किताब का नाम था। और 2008 में अगर हम बात करें तो अरविंद अडिगा को दिया गया था। किसको दिया गया था? अरविंद अडिगा को दिया गया था। अरविंद अडिगा की किताब का नाम था द व्हाइट टाइगर। और इसी व्हाइट टाइगर पे एक मूवी बनी जिसमें प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव हैं, अगर आपने देखी हो तो। और जब ये मूवी पब्लिश हुई थी तब एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी इसका राइटर कौन है? अरविंद अडिगा। तो ये इंडिया के वो लोग हैं जिनको मैन बुकर प्राइज दिया गया। अभी तक इंडिया में इतने लोगों को मिला है, ठीक है। मगर 2024 में किसे दिया गया वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समंथा हार्वे फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है के संजय मूर्ति। ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के नए महालेखा परीक्षक के तौर पे के संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। महालेखा परीक्षक अगर हम बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया और इसके पावर और फंक्शंस को आर्टिकल 149 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया। भारत में पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर बोला जाता है। दैट मीन्स सरकार जितना भी खर्च करती है उनका हिसाब किताब यही रखता है, ठीक है। हाँ, तो महालेखा परीक्षक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जितना कुछ खर्च करती है उनकी ऑडिटिंग ये करता है। इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इसी के अंडर आता है, जिसके अंदर 600 ऑफिसर्स ए क्लास के काम करते हैं और लगभग 47,000 उसके नीचे बी ग्रेड के ऑफिसर्स काम करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जनता के पैसे कहां जा रहे हैं, कहां खर्च हो रहे हैं, वो सारा का सारा काम कंट्रोल। अभी तक ये पद गिरीश चंद्र मुर्मू के पास था। गिरीश चंद्र मुर्मू रिटायर हुए और के संजय मूर्ति को नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। क्या है ये? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अगर हम बात करें, हर साल ये
इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। इस इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है कि वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो कौन सा है। ठीक है, तो इस साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो बिना वीजा के आप लगभग 195 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। कितने कंट्रीज में? 195 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। बड़ा सोचने वाली बात है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जितनी रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है वो 193, 2013 में साउथ सुडान को ऐड किया गया था, मगर 195 कंट्रीज दो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि यूएन कुछ ऐसे देश है जिनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उन देशों में भी बिना वीजा के आप ट्रेवल कर सकते हैं अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं आप बिना वीजा के। देखिए, वीजा पासपोर्ट में आपको अंतर पता ना, पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी को डिफाइन करता है और वीजा जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश की सरकार उसको अलाउ करती है। वो चाहे तो अलाउ करे, चाहे तो डिसअलाउ कर दे, नहीं अलाउ करे। तो बिना वीजा के आप तो, इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का 80th रैंक है। क्या है? 80th रैंक है इंडिया का। और इंडिया का पासपोर्ट लेके, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट लेके आप लगभग 58 कंट्रीज में घूम सकते हैं। और ये 58 कंट्रीज कौन सी हो सकती है? आप जरा गेस करिए। ये 58 कंट्रीज नेपाल, भूटान, मालदीव्स, ये छोटी छोटी कंट्रीज। इंडिया की इतनी धाक तो है। रुकिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है, गेट बार बार खुल जा रहा है, इससे लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको सेट कर देता हूं। ये मैंने सेट कर दिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किसने टॉप किया? सिंगापुर ने। सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इसका पासपोर्ट लेके आप बिना वीजा के आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में 193 कंट्रीज आई, 195 कंट्रीज में आपको घूमने के परमिशन दे रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते बिना टाइम को वेस्ट किए। ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका, ये एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया एक लोकल एंटीबायोटिक है। क्या है? लोकल एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक किसको ट्रीट करता है? कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। निमोनिया से डील करने के लिए, काउंटर करने के लिए, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स में जो आपके एल्वियोलाई होते हैं उसमें अगर हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है कि इन्फेक्शन किसी भी तरीके से। जो नीट के बच्चे होंगे, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे इस चीज को। तो इस वजह से ये दवाई इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार लोकल तौर पे इस एंटीबायोटिक को डेवलप किया, अदरवाइज हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेफिथ्रोमाइसिन is the locally developed antibiotic of India। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड इन प्रियम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद हो तो मैंने कहा प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल कैसे शुरू होता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो ये जो दो वर्ड थे ये ओरिजिनल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के दौरान जोड़ा था, और कुछ लोगों ने इन्हीं वर्ड को लेके कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और बताया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आते, भले ही ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था शब्द प्रियम्बल में, मगर अंदर ऑलरेडी ये डिस्क्राइब्ड था, तो इसमें कोई विवाद है ही नहीं। तो ये आपसे इंडियन पॉलिटी से रिलेट करके पूछ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार देखिएगा प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा आपका, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये सेकुलर और ये सोशलिस्ट शब्द कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ेगा वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी
प्राइज 2023 एंड 2024। देखिए इंदिरा गांधी जो प्राइज है ये 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बयान सिंह ने उनको असैसिनेट कर दिया था और उनके असैसिनेशन के बाद ये अवार्ड का गठन हुआ था। 1986 में ये अवार्ड बना और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? द अवार्ड इज गिवन फॉर द इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसे इंदिरा गांधी प्राइज या इंदिरा गांधी पीस प्राइज या इंदिरा गांधी पीस प्राइज, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, तीनों नाम है इसके, ठीक है। इसमें जो मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है वो आपका 2.5 मिलियन रुपीस है। दैट मीन्स 25 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, धनराशि दी जाती है, ठीक है। पहली बार ये अगर हम बात करें 1986 में पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया था, जो अमेरिका बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और 2023 में ये डेनियल बैरनबॉयम को और अली अबू अवाद को दिया गया। अली अबू अवाद अगर हम बात करें एक पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट है, क्या है? एक पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट है। और डेनियल बैरनबॉयम अगर हम बात करें ये एक पियानिस्ट है, क्या है? एक पियानिस्ट है। मगर ये 2023 के हो गए, मगर इसके बाद 24 का भी अनाउंस किया गया है। तो 24 में अगर हम बात करें तो जिनको अनाउंस किया गया उनका नाम है ब्लेंसेट। क्या नाम है? उनका नाम है ब्लेंसेट। और ब्लेंसेट अगर हम बात करें फॉर्मर चिले की प्रेसिडेंट है। कहां की प्रेसिडेंट है? फॉर्मर चिले प्रेसिडेंट। चिले एक कंट्री है जो आपकी साउथ अमेरिका में आती है, ठीक है। तो वहां की ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनका नाम है ब्लेंसेट। क्या नाम है? ब्लेंसेट। इनको दिया गया। तो ये नाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी प्राइज इस बार पक्का पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये नाम आप देख रहे हैं अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया। तो ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज, ये किसमें आता है? महारत्न कंपनीज में आता है। किसमें आता है? महारत्न कंपनीज में आता है। महारत्न कंपनीज वो होती हैं जिनका सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो या सालाना प्रॉफिट मार्जिन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो। तो भारत में अगर हम बात करें कितनी महारत्न कंपनीज हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीन ऑयल की कंपनी है, आप जानते हैं भारत में ये तीन महारत्न कंपनीज हैं। फिर इसके बाद सेल, भेल और गेल, ये तीनों भी महारत्न कंपनीज हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा ये बेल नहीं है, ये भेल है। बेल अलग है, ये नवरत्न कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है। तो ये महारत्न कंपनी नहीं है। एक बार एनडीए में इसी तरीके से फंसाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आपका आ जाता है एनटीपीसी। क्या? एनटीपीसी पावर ग्रिड। क्या हो गया? पावर ग्रिड और कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड, ये तीन भी हैं आपके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, ये भी महारत्न कंपनी है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, इस समय 12 महारत्न कंपनीज हमारे पास हैं भारत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के रिसेंट चेयरमैन बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लें वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि मैं अकेला इसको शूट कर रहा हूं। चलिए वीडियो शूट हो रही है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखें DSIB। DSIB स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। RBI उन बैंकों को DSIB का टाइटल देती है जो बैंक कभी फेल नहीं हो सकते। इतने बड़े हैं, दे आर टू बिग टू फॉल, इतने बड़े हैं कि ये कभी फेल नहीं हो सकते, ठीक है।
हाँ, तो 3 बैंक ही हैं जिनको आरबीआई ने डीएसआईबी का टाइटल दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई एंड आईसीआईसीआई। ये 3 को अगर हम बात करें तो डीएसआईबी का टाइटल दिया गया। तो आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड यू हैव टू ऑप्ट वन आउट, राइट। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसआईबी बैंक वो होते हैं जो कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि इतने बड़े बैंक हैं। सारे बैंकों को तो एसबीआई में मिला दिया गया। 1960 में सबसे पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, 1980 में 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन किया, और मोदी सरकार में भी बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके एसबीआई में डाल दिया गया। चलिए, तो ये फेल होने की संभावना है ही नहीं, इसीलिए सबसे ज्यादा एसबीआई पे ट्रस्ट किया जाता है। हर कोई एसबीआई में खाता खुलवाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखें न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस आप मुझे बताएंगे ये कंट्री कहां पे है? मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के तौर पे नवीन राम गुलाम को अपॉइंट किया गया है। मॉरिशस अगर हम बात करें, एक कंट्री है जो इंडियन ओशन में आती है। इंडियन ओशन में अगर हम बात करें, अफ्रीका से लेके इंडिया तक के बीच का जो इंडियन ओशन और आगे तक जाता है। अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के बगल में मॉरिशस है, ठीक है। और मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुइस है, और मॉरिशस के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर इंडियन नाम ही देखने को मिलते हैं। हिंदी भी काफी अच्छी खासी बोली जाती है, इसीलिए मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, नवीन राम गुलाम। चलिए नेक्स्ट, आर्मीनिया ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव लिया था इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लिया था 2015 में मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद ही, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था पेरिस फ्रांस में, मगर इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पे है? गुरुग्राम हरियाणा में अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर है। लगभग 120 मेंबर नेशंस अभी इसके हो गए हैं। ये वो देश है जहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है, और यहाँ पे सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्मीनिया रिसेंट कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। आर्मीनिया कंट्री किस में आता है? वेस्ट में, एशिया में आता है, और वेस्ट एशिया में इसकी कैपिटल जो है येरेन नाव है, ठीक है। चलिए, आर्मीनिया वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इसने ज्वाइन किया। ये एक सिंपल सा है। एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन्स हॉकी का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ये इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हरा के? चाइना को हरा के जीता है। और ये फाइनल जो मैच हुआ था राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुआ था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, मगर फिर भी कभी कभार यूपीएससी गेम कर जाता है, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगर हम बात करें, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये कहां कंडक्ट हुआ? आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कैरिस वुमेरा। कैरिस वुमेरा ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जेएमई मैंने लिखा है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अब इंडिया की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे देशों की नहीं, मगर हमने एनडीए के पेपर का एनालिसिस किया और पहले भी पूछा गया है कि भाई अमेरिका और बांग्लादेश के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका असर भारत पे भी पड़े, ठीक है। तो कैरिस वुमेरा 2024 आपसे पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है शिंगेरू इशिबा, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के तौर पे शिंगेरू इशिबा, क्योंकि एशिया में जो पावरफुल देशों की आप लिस्ट निकालेंगे तो इंडिया चाइना के साथ जापान हाईली डेवलप्ड कंट्री है और मोस्ट पावरफुल है। भले ही उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, मगर अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, तो उसका अगर प्रधानमंत्री अपॉइंट हुआ है तो वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑस्टा हिंद 2025, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे लिए। ऑस्टा हिंद, ऑस्टा से बन गया ऑस्ट्रेलिया और हिंद से बन गया हिंदुस्तान। दैट मीन्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कहां पे कंडक्ट हुई? पुणे में कंडक्ट हुई।
जनाब एक मैं आपको इसमें आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर कभी आपको एक्सरसाइजेस का नाम, क्योंकि आप रटते हैं ना हमेशा, इसलिए आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइजेस पता करनी है कौन सी कंट्रीज के बीच में है, तो आप सीधे उसके नाम से पता कर सकते हैं। किससे पता कर सकते हैं? नाम से पता कर सकते हैं। देखिए